प्यारे बच्चों, बोलना और किसी के बारे में बोलना दोनों में बहुत फर्क है। किसी के बारे में बोलना और किसी के बारे में चुगली करना, इस बोलने बुलाने में बहुत फर्क होता है। तो आइए हम आज की अपनी कहानी में ये देखेंगे कि जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पे शक था। शेर को शक ये था कि वो जब भी नए शिकार पर जाता, शेरनी उसके पुराने शिकार का अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन शेर की दोस्ती तोते से हो जाती है। शेर तोते के लिए अपनी गुफा में घोंसला बना देता है। इसके बाद एक दिन शेर शिकार पर जा रहा होता है। तभी वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है तुम मुझे सारी खबर देना। तोता शेर के प्रति बहुत वफादार था। इसी वजह से वो शेर की सारी बात मानता था। शेर की ये बात सुनकर तोता उससे कहता है, अब बिल्कुल निश्चित होकर जाइए महाराज। हाँ, जो भी कुछ होता रहेगा महाराज, मैं देखकर बताता रहूँगा। तोते की ये बात सुनकर शेर निश्चिंत हो जाता है और गुफा से निकल जाता है। शेर की गुफा से जाते ही जैसे कि शेरनी की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में पार्टी शुरू हो गई। उस पार्टी में जंगल के कई जानवर शामिल थे। सब मजे से खा पी रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे। तभी सियार, जो पार्टी में अभी अभी पहुंचा था, वो कहता है, अयो, लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने शिकार के लिए तुम सबको पार्टी पर बुलाया है। शेरनी की ये बोलते ही वहाँ खड़ा भेड़िया उससे पूछता है, महाराज, पुराने शिकार के बारे में आपसे पूछते नहीं है। इसके जवाब में शेरनी कहती है, क्या देती हूँ, मैं खा गई। इसके बाद वहाँ सब मिलकर खूब हंसते हैं और जमकर मजा करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और शेरनी भी सो जाती है। इधर गुफा में हुई पार्टी की पूरी बात तोते ने शेर को बता दी। जिसके बाद शेर घर पे आता है और शेरनी को सोता देख उससे गुस्से में कहता है, उठो, अभी उठो, कब तक सोती रहोगी तुम? अभी उठो। अरे आप शिकार से आ। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगा तभी तो तुम मेरे पुराने शिकार की पार्टी दोगे अपने दोस्तों को। शेर की ये बात सुनकर शेरनी चौंक गई और घबरा कर वो शेर से कहती है, कौन दोस्त? मैंने तो खुद ही खाया था सब कुछ। शेरनी के झूठ बोले जाने पर शेर को और गुस्सा आ गया। जिसके बाद वो एक एक करके पार्टी में आए जानवरों के नाम शेरनी को गिनवाने लगा। सियार, भेड़िया और कौवा और चूहा तक थे मेरे शिकार को खाने के लिए। ये सुनते ही शेरनी ने खुद को बचाने के लिए अपने दिमाग में एक बहाना सोचा। जिसके बाद वो कहती है, अब क्या बताऊं राजा साहब, सभी अचानक आ गए और कहने लगे कि कुछ खिलाओ। अब आपके दरबार से कोई खाली पेट चला जाए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए मैंने जो शिकार पड़ा था वो उन्हें खिला दिया। खिलाया तो खिलाया, पर डांस और नाच गाना भी क्या मेरे दरबार का हिस्सा है? नहीं, वो तो। शेरनी की बात को नजरअंदाज करते हुए शेर कहता है, खैर, अब कुछ देर बाद मुझे फिर शिकार पर जाना है। सुना है कि यहाँ से जिराफ का झुंड जाने वाला है। शेरनी को अब शेर पे शक होने लगा था। वो कहती है, कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चल रहा है? कहीं इन्होंने छिपकर सब देखा तो नहीं? पर छिपते तो पता चल ही जाता, फिर इन्हें सब कैसे पता चला? ऐसा कह कर वो सोच में पड़ जाती है और कुछ ही देर बाद शेर फिर शिकार के लिए निकल गया। जिसके बाद हर बार की तरह शेरनी के सारे दोस्त गुफा में आ गए। अयो, शेरनी महारानी, एक दिन में दो पार्टी। हाँ, राजा साहब शिकार करके लौटे और फिर शिकार पे चले गए। तो हो जाए पार्टी स्टार्ट, हो जाए। कुछ देर बाद शेर शिकार करके लौटता है। जिसके बाद वो आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर उसे सब बता देता है। ये सब सुनते ही शेर की खोपड़ी खिसक जाती है। जब वो घर आता है तो शेरनी से कहता है, वाह वाह महारानी वाह, मेरे जाते ही पहले सियार आया, फिर भेड़िया आया, फिर चूहा और फिर कौवा भी आ गया। काव काव करते। अरे नहीं, वो। और सबसे पहले उस पिद्दी से चूहे ने डांस की शुरुआत करी। नहीं, मुझे लगता है कि आपको हमारे खिलाफ कोई झूठ बोल रहा है। झूठ? अच्छा, किसी दिन शिकार के बीच में से आ गया ना, तो ये जो तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ पार्टी करती हो, ये मेरे शिकार बन जाएंगे। कमाल है, कोई इन्हें आंखों देखी हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने तो कोई जासूस नहीं रखा? अगर कोई जासूस है भी तो वो कौन है? शेरनी ये सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर तोते के घोंसले पर पड़ती है। जिसके बाद वो कहती है, ओ तोता, इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, तो चुपचाप रह नहीं सकता था? खैर, तुझे शेर महाराजा के सामने झूठा साबित करना ही पड़ेगा मुझे, तभी हम खुश रह पाएंगे। अब शेरनी ने तय कर लिया था
कि अब की बार वो शेर महाराजा की नजर में इसे झूठा साबित कर देगी। तभी शेर महाराजा का शक उससे दूर होगा। इसके लिए शेरनी ने एक प्लान बनाया, जिसके बारे में उसने अपने सारे दोस्तों को बताया। उसने अपने दोस्तों से कहा, जैसे ही शेर महाराजा शिकार पर जाएं, हमें तोते को झूठा साबित करने के लिए अपनी भूमिका बनानी होगी। और ये मौका शेरनी और टीम को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद शेर फिर से शिकार पर गया। शेरनी ने सबसे पहले गुफा की मशाल बुझा दी, फिर एक एक करके उसके सारे साथी अंदर आ गए। ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शेर राजा आएंगे तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, उन्हें तू वही बताएगा जो मैं तुझे दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे अरे अरे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद आंधी। मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए ही तो मौसम का ये मिजाज बनाया है। गर्मी या बारिश या आंधी, ये मेरी जान लेके ही मानेगी। और दूसरे दिन ऐसी ही रात से सुबह हो जाती है और पार्टी खत्म हो चुकी होती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह शेर शिकार से आता है और आते ही सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बता तोते, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ है? क्या बताऊँ शेर महाराज, कल रात में बहुत परेशान रहा। तेजी से गर्मी लगी, अचानक बारिश शुरू हो गई, आंधी चलने लगी। गर्मी, आंधी और बारिश इस गुफा में? बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी नहीं है कहीं, और बाहर भी कोई गर्मी और आंधी का नामो निशान नहीं है। उधर से शेरनी आ जाती है और शेर से कहती है, शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कि कौन है जो यहाँ आपको होने वाली चीजों के बारे में झूठ बताता है? शेरनी की ये बात सुनते ही शिकार से गुस्से में लौटा शेर भड़क जाता है और गुस्से में तोते की तरफ देखते हुए कहता है, ओहो, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली शेरनी के खिलाफ मेरे कान भरता है। नहीं 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 महाराज। चुप महाराज के बच्चे, तेरी इसी बात से मैं समझ गया था कि तू मुझसे झूठ बोलता है और मेरी महारानी के खिलाफ तू मुझे भड़काता है। वो तू है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। नहीं महारानी, तुम पीछे हट जाओ, इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। अरे कोई बात नहीं, ये नादान है, आज के बाद ये यहाँ रहेगा ही नहीं तो आपसे झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोता भाई, ये गुफा छोड़कर चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में करना पड़ भी जाए तो ये देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना गुफा के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है आपको। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मैना और एक बंदर रहा करते थे। दोनों अक्सर एक ही पेड़ पर बैठा करते थे। जब भी मैना अपने पेड़ पे बैठकर आराम कर रही होती, बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता था। बंदर तो मैना को अपना दोस्त मानता था, इसलिए उसके साथ ही पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। पर मैना को बंदर की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैना को हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि बंदर कहीं उसका घर ना तोड़ दे। इस बंदर का तो कुछ करना ही पड़ेगा कि पूरा दिन उछलता कूदता रहता है, कहीं ये एक दिन कूदते कूदते मेरा घर ही ना तोड़ दे। नहीं, मुझे बंदर से इस बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि वो घर मैंने बहुत मेहनत और मुश्किल से बनाया है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना टूटने दे सकती हूँ। रात ढल जाती है और नया दिन निकल चुका होता है। बंदर हर दिन की तरह पेड़ पर छलांग मारते रहता है, जिसके बाद मैना उससे कहती है, सुनो बंदर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, बोलो मैना। तुम आज के बाद इस पेड़ पर नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ कभी मत आना। मैना की ये बात सुनते ही बंदर कहता है, क्यों मैना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जितना हक तुम्हारा इस पेड़ पे है, उतना हक मेरा भी है। बंदर की ये बात सुनकर मैना कहती है, बंदर, तुम पूरे दिन उछल कूद करते रहते हो। तुम्हारी वजह से ना तो मैं ढंग से सो पाती हूँ, ना ही आराम कर पाती हूँ, और मुझे डर है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम कहीं मेरा घर ना तोड़ दो। इसके जवाब में बंदर कहता है, मैना, तुम भी तो पूरे दिन आवाज निकालती रहती हो और दाना चुगती रहती हो। मैं भी तो उससे परेशान हो जाता हूँ, तो तुम ही क्यों नहीं चली जाती हो इस पेड़ से? देखते ही देखते दोनों की ये बातचीत लड़ाई में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे पर पेड़ छोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई को सुनकर वहाँ एक बगुला आ जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो?
बगुला की ये सारी बातें सुनकर मैना उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद बगुला उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों इतनी सी बात पे लड़ रहे हो कब से? मैना, तुम इतना डरो मत। बंदर के इस पेड़ पे रहने से तुम्हारा ही भला है। मेरी भलाई? वो कैसे? बंदर के इस पेड़ पे रहने से तुम्हारा ही भला है। बंदर इस पेड़ पे रहता है, इसलिए कोई जानवर तुम्हें परेशान करने नहीं आता है, क्योंकि बंदर बहुत फुर्तीला और मजबूत भी है, और तुम इसे ही भगाने में लगी हुई हो। बगुला की बात खत्म होते ही बंदर बोलता है, अरे रहने दो बगला भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैना, तुम इस पेड़ पे आराम से रहो, मैं दूसरे पेड़ पे चला जाता हूँ। अब बंदर उस पेड़ से जाने लगता है। तभी मैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बंदर से कहती है, बंदर, मुझे माफ कर दो, मेरा व्यवहार तुमको लेकर ठीक नहीं था, पर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो इसी पेड़ पे। मैना की ये बातें सुनकर बंदर रुक गया और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। पर मैना दिमाग की बहुत बेवकूफ चिड़िया थी, पर खुद को सबसे होशियार समझा करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। एक ठंडी रात, बहुत तेज हवा चल रही थी। मैना अपने पेड़ पे अपने घोंसले में बैठी थी। मैना पूरे साल मेहनत करके अपना घोंसला बनाती थी। ठंड के मौसम में वो घोंसला उसके बहुत काम आता था। मैना अपने घोंसले में बैठकर सोने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वो देखती है कि दूर से बंदर इधर की ओर आ रहा होता है। बंदर को देखते ही मैना के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो बंदर को परेशान करे। बंदर धीरे धीरे मैना जिस पेड़ पे थी उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और ठंड से बचने का उपाय ढूंढने लगता है। मैं क्या करूं? इस ठंड से कैसे बचूं? कहीं मैं जल ना जाऊं। इधर बंदर ठंड से कांप रहा होता है। तभी मैना उसे टोकती है, अरे बंदर, बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? मैना की बात को बंदर सुनकर अनसुना कर देता है, जिसके बाद मैना दोबारा बंदर को टोकती है, क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़े हो? बंदर ने इस बार भी मैना की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। बिना कोई जवाब दिए तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया। मैना फिर बोलती है, जवाब नहीं दोगे तो क्या मैं बोलना बंद कर दूंगी? अगर पहले ही घर बना लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती तुम्हारी। इस बार बंदर चुप नहीं रहता है और मैना से गुस्से में कह देता है, अरे मैना, तुम चुप रहोगी? अपने काम से काम रखो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बंदर की ये बात सुनकर मैना 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है। पर मैना तो मैना थी, उसे कहाँ कुछ समझ आता था। उसे तो लोगों को परेशान करने में और अपना धौंस जमाने में मजा आता था। अब मैना फिर बोलती है, मैं क्यों चुप रहूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तुमने गर्मी के मौसम में अपना घर क्यों नहीं बनाया? बंदर फिर कह पड़ता है, बेवकूफ चिड़िया, तुम अपना देखो, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है। आई बात समझ में तुम्हें? बंदर के इस जवाब को सुनकर मैना चुप हो गई। कुछ देर तक शांत बैठने के बाद मैना फिर बोली, वो तो देख ही रहा है कौन कितना बेवकूफ है। अगर मैं बेवकूफ होती तो इस वक्त मैं अपने घोंसले में बैठकर आराम नहीं कर रही होती। मैं भी अभी ठंड में तुम्हारी तरह कांप रही होती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो असल मायने में बेवकूफ कौन हुआ? तुम बंदर, तुम। मैना की तरफ से लगातार आ रहे तानों से अब बंदर बहुत परेशान हो गया था। एक तो पहले से ही वो ठंड के मारे कांप रहा था, उसके शरीर का आधा हिस्सा नीला पड़ चुका था, और दूसरी ओर मैना उसे लगातार खरी खोटी सुना रही थी। बंदर एक साथ इतनी सारी चीजों को झेल नहीं पाया, जिसके बाद उसने मैना को सबक सिखाने का ठान लिया। बंदर मैना की तरफ देखता है और गुस्से से आग बबूला होकर कहता है, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने घोंसले पर, कि तुमने अपना घोंसला समय पे बना लिया, पर तुमने कभी जानना चाहा कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बनाया? तो सुनो बेवकूफ मैना, मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं हूँ। मैं गर्मियों के इस मौसम में जो जानवर शरीर से लाचार हैं, उनका खाना इकट्ठा कर कर उन्हें पहुँचाता रहा, और इस वजह से ही मैंने अपना घर नहीं बना पाया। पर तुम्हारे तरह स्वार्थी और बददिमाग मैना इस बात को कभी नहीं समझ पाएगी। तुम तब से मुझे चिढ़ा रही थी ना कि तुम्हारे पास घर है और मेरे पास घर नहीं। तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना कब से मुझे बेघर देखकर और ठंड में कांपता देखकर। अब मैं भी देखता हूँ तुम भी कैसे अपने घर में रह पाओगी। मैं घर बेशक नहीं बना पाया, पर उसे बर्बाद तो कर सकता हूँ। बंदर की इस बात को मैना जब तक समझ पाती तब तक बंदर ने उसे गले से पकड़ा और नीचे जमीन पर पटक दिया। मैना को जमीन पे पटकते ही बंदर
पेड़ पे चढ़ गया और उसका घोंसला उठाकर तोड़ दिया। अपने घोंसले को टूटा देख मैना फूट फूट कर रोने लगी और बंदर वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी को फिजूल में सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी दी हुई सलाह हम पे ही भारी पड़ सकती है।